वेलकम। मैंने मैं शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में बिना न्यूमेरिकल के कैसे पास होना थर्मोडायनेमिक्स में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तुम लोगों का कल एग्जाम है, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तो मैं बिना किसी टाइम पास के फटाफट से इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? छोटा सा वीडियो है ये, उसके लिए है जिसको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, जिससे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, जो पढ़ पढ़ के देख चुका है। एंड फ्रैंकली बता रहा हूं, मैंने यूनिट 3 4 5 के न्यूमेरिकल्स देखे, हाँ भाई न्यूमेरिकल टफ है। ठीक है, जिसने शुरू से नहीं पढ़ा है, जिसने पहले से नहीं पढ़ा है, उसके लिए वो करना रात भर में या कल सुबह तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक लास्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जिससे तुम बिना न्यूमेरिकल करे कल के पेपर में पास हो जाओ, वो बता रहा हूं। लास्ट स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है? उनके लिए जो बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जिनसे बन रहा है, उनको इधर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली आईएमपी क्वेश्चंस तो यही रहेंगे उनके लिए भी, बट स्पेसिफिकली ये उनके लिए, बेचारों के लिए जो फंस चुके हैं न्यूमेरिकल के चक्कर में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यूनिट नंबर 3 4 और 5 में लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दिखा रहा हूं तुमको मैं। ये यूनिट नंबर 3 के लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स है। ठीक है ना? इनमें से कोई भी टॉपिक टफ नहीं है, ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है। एग्जाम में जब सवाल आएगा तुम्हारे सामने, तो ऊपर 2 3 सवाल पूछे होंगे और फिर और लगा के वापस से क्वेश्चन आएगा, नीचे 2 3 सवाल पूछे होंगे। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहां पर भी दो न्यूमेरिकल आ जाए और यहां पर भी दो न्यूमेरिकल आ जाए। ऊपर एक आधा कोई थ्योरी पूछ ले और नीचे एक आधा कोई थ्योरी पूछ ले। पॉसिबिलिटी है ना? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ऊपर दो क्वेश्चंस में थ्योरी पूछ ले और यहाँ एक न्यूमेरिकल पूछ ले, है ना? और नीचे तीनों ही क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल दे दे तुमको, है ना? बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल दे दिया, कुछ ना कुछ थ्योरी तो वो देगा। हर यूनिट से कुछ ना कुछ थ्योरी उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यूनिट नंबर 3 से वो ये सारी थ्योरी दे सकता है। ठीक है, अब इसमें क्लॉजियस इनइक्वालिटी, एंथ्रोपी, एंथ्रोपी में फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी। अगर तुम एक बार एंट्रोपी को समझ जाओगे तो उसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज भी समझ जाओगे, उसका एप्लीकेशन भी समझ जाओगे। ठीक है ना? अगर तुम्हें क्लॉजियस इनइक्वालिटी को समझना है, अगर तुम एक बार क्लॉजियस इनइक्वालिटी समझ गए तो इसकी मदद से ये समझ जाओगे, इसकी मदद से ये दोनों समझ जाओगे। थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको क्लॉजियस समझ गया उसको एंथ्रोपी समझेगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज भी समझेगा, उसको एप्लीकेशन भी समझेगा। ठीक है ना? और फिर आगे की चीजें भी समझ जाएंगे। ये सारा का सारा एक अलग यूनिट को बिलोंग करता है। अवेलेबल एंड अवल सॉरी अलग चैप्टर में आता है। अवेलेबल एंड अवेलेबल एनर्जी एक लाइन के स्टेटमेंट्स होते हैं। डेड स्टेट क्या होता है, एक्सर्जी क्या होती है, और रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर तुम्हें इनमें से किसी भी चीज को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो तुम्हें क्या करना है, उस टॉपिक का नाम उठाना है, उसको डाल देना है यूट्यूब पे। कोई ना कोई फैकल्टी ने बना के रखा होगा, ठीक है? भले ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का बना रहा हो या नहीं बना रहा हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। उसका वीडियो छोटा सा देख लो, कॉजियस इनइक्वालिटी क्या होती है तुमको वहां से पता चल जाएगा। एंथ्रोपी क्या होती है वहां से पता चल जाएगा। थोड़ा सा पेन पेपर लिख के नोट्स बना लो। अगर तुमने पहले से कहीं से नोट्स परचेस कर लिए हैं तो वहां जाके ये इन इन चीजों को देख लो। ठीक है ना? ओके, समझ गए? तो इस तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके थ्योरेटिकल पार्ट यहां से तुम्हारा काम निकल आएगा। ठीक है, जैसे हमने यूनिट नंबर 3 के लिए ये वाला काम किया है, वैसे ही सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, यूनिट नंबर 4 के लिए भी कर सकते हैं। बिकॉज यूनिट नंबर 4 में भी सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सवाल में तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और में फिर 2 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर जगह न्यूमेरिकल आएगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ थ्योरी आएगा। ठीक है, और सबसे फेमस जो थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, वो ये वाला है। ठीक है, ये स्टीम के अलग अलग डेफिनेशन है, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। तो एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार 8 मार्क्स का पूछा गया है, और उन 8 मार्क्स में वो इन सबको एक साथ एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। ठीक है ना? तो कहीं से नोट्स खरीद रखे हैं तुमने तो यहाँ पे इन सबके डेफिनेशन मिल जाएगी। नहीं खरीद रखे हैं तो भाई चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो कि एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स ड्राई स्ट्रीम, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स सैचुरेटेड स्टीम। फटाफट फटाफट वो धीरे धीरे दे देगा। लिख लेना एक दो बार चीजें, काम तुम्हारा बन जाएगा वहां से। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। इसके अलावा तुम्हें स्टीम जनरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, बेसिक बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम 4 5 प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज। इसमें टफ कौन सा होता है? कैरेट साइकिल और रैंकिन साइकिल। 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कैरेट साइकिल क्या होता है, रैंकिन साइकिल क्या होता है समझ में आ जाएगा। उसके ग्राफ बनाना सीख लेना, बिकॉज एग्जाम में ग्राफ बना के देना पड़ता है। ठीक है, और कैरेट साइकिल क्या होता है, रैंकिन साइकिल क्या होता है समझ लिया तो उनका कंपैरिजन, कंपेयर द कैरेट एंड द रैंकिन साइकिल, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से इतना वाला पार्ट थ्योरेटिकल इजीली हो सकता है तुम्हारा। ठीक है ना? तो ये पूरा पिंक वाला देख के डरो मत कि इतना सारा थ्योरी है। ये 3 3 लाइन के इनके मीनिंग होते हैं, पता है? ड्राई स्टीम 2 3 लाइन का मीनिंग होता है, सैचुरेटेड स्टीम 2 3 लाइन का मीनिंग होता है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट नंबर 4 से। उसके बाद तुम आओगे अपनी यूनिट नंबर 5 पे, लास्ट यूनिट में सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, कि भैया बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन बताओ, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, कहीं ना कहीं तुमने बुक्स नोट्स में देख रखे होंगे। अगेन नहीं मिल रहा तो डाल दो चैट जीपीटी पे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दोस्त तुम्हारा कॉलेज के किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं तो किसी ने कोई नोट्स बेचे होंगे, उसके नोट्स उठा लो, राइट, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने कुछ तो डाला होगा 100%, वहां से देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, सिंपल चीज है। फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, बहुत इजी इजी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरी। लोगों को लगता है माउंटिंग और एसेसरी सेम सेम है, सेम सेम नहीं है। बॉयलर माउंटिंग अलग है, बॉयलर एसेसरी अलग है। तुम दोनों को पढ़ के जाना। अलग अलग टाइप की माउंटिंग्स होती हैं बॉयलर में, उनका क्या फंक्शन होता है, दो तीन माउंटिंग के बारे में पढ़ लो। अलग अलग टाइप की एसेसरी होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ लो, दो तीन के बारे में। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, मतलब इतना। इकोनोमाइजर एक चीज होती है बॉयलर में, इकोनोमाइजर क्या करता है पढ़ लो। एक एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री हीटर नाम से ही समझ में आ रहा है तुम्हें कि बॉयलर में जो हवा जा रही है उसको पहले से प्री हीट कर देगा, काइंड ऑफ, राइट, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मीनिंग है इनके, अलग अलग टाइप के एसेसरीज के। ओके, और फिर नेक्स्ट है तुम्हारा स्टीम जनरेटर्स, इसकी डेफिनेशन। तो जनरेटर तुमको पता है भाई, जनरेटर क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। स्टीम जनरेटर स्टीम की मदद से बिजली पैदा करेगा। तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ के लिख सकते हो। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इतना इतना करके चले जाओ, तो तुम्हारा यूनिट 5 से ये हो गया इतना थ्योरी, यूनिट 4 का थ्योरी ये हो गया, यूनिट 3 का थ्योरी ये हो गया, ठीक है ना। तो इससे तुम्हारा काफी कुछ काम निकल आएगा एग्जाम में। अब थर्मोडायनामिक्स बहुत टफ हो गया है, बहुत सारा न्यूमेरिकल भरा भरा है, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसके मैंने वन शॉट्स बना के डाले हुए हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैं चीज बता रहा हूं इस वक्त, सुनो। मैंने यूनिट नंबर 1 के दो वन शॉट वीडियो डाले हैं, तुम अगर दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 करके है दोनों वन शॉट वीडियोस देख लोगे, तो एक चीज की गारंटी है कि यूनिट नंबर 1 से पूरे पूरे 14 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, वो 14 मार्क्स तुम्हारे निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं एक दो घंटे के अंदर अंदर यूनिट नंबर 2 जो है वो बना के डाल दूंगा। मुझे पता है तुम कोई नहीं सो रहा 10-11 बजे के पहले ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में कुछ इजी न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो जो थोड़े इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वो करा दूंगा। प्लस यूनिट नंबर 3 में जो भी थ्योरी है मैं उसको भी बना दूंगा। तो इसका भी वन शॉट आ जाएगा कुछ समय बाद यूट्यूब पे आप लोगों के पास, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 से भी तुम्हारे कितने निकल जाएंगे, 14 मार्क्स निकल आएंगे, ठीक है। भगवान ना करे अगर उसने बहुत ही ज्यादा तुम्हारी ऐसी तैसी करने की कोशिश कर दी यूनिवर्सिटी ने, तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस में भी 14 14 28 ना मिलके हो सकता है तुम यहाँ पे 22 मार्क्स पे अटक जाओ, ठीक है ना। लेकिन ये तो सिर्फ यूनिट नंबर 1 और 2 के मिला के है ना। अगर पूरे 28 मिल गए तो बहुत अच्छा अपने वन शॉट से। बट वर्स्ट केसेस में तुम्हारी लगी ही पड़ी है, ठीक है ना। तुम्हारे अगर 21 मार्क्स भी अगर निकल जाते हैं यहाँ से, तो इसके बाद जो तुमने यूनिट 3 4 5 की थ्योरी पढ़ी है वहां से भी तो निकलेगा ना। तो सिंपल बात क्या है, मेरे वन शॉट से तुम्हारे 21 22 नंबर निकल गए यूनिट 1 और 2 मिला के। फिर यूनिट नंबर 3 की जो तुमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ रखी थी, करेक्ट है ना, इसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली फंसेगा राइट। यूनिट नंबर 4 में जो तुमने इतना स्टीम जनरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ रखा है, इसमें से कुछ ना कुछ फंसेगा, करेक्ट। यूनिट नंबर 5 में जो तुमने बॉयलर्स के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ रखा है, इसमें से कुछ ना कुछ फंसेगा, करेक्ट। तो ये सब मिला के तुम्हारे 21 22 या 20 नंबर भी हुए, तो भी ये सब थ्योरी मिला के तुम्हारा कम से कम 15 मार्क्स तक का थ्योरी बुरे से बुरे दिन में निकालेगा, ठीक है। तो 20 + 15 मतलब 35 36 नंबर तुम्हारे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस में, बुरे से बुरी कंडीशन में निकल आते हैं। तो आखिरी दिन बचा है अभी मुझे पता है यूनिट नंबर 1 तो सबने मेरे वन शॉट्स देख लिए होंगे, दो पार्ट्स डाले हैं मैंने, नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का मैं रात तक डाल दूंगा 1 2 घंटे में, वहां से देख लेना। 3 4 5 का अपना थ्योरी देख लो, बिना न्यूमेरिकल के तुम्हारा एटलीस्ट पासिंग, है ना, 35 36 टच हो जाएगा। और डरो मत, सुनो मेरी बात। होता क्या है ना कि एग्जामिनर भी समझता है, ठीक है। एग्जामिनर कभी तुम्हें 27 नंबर पे फेल नहीं करेगा या 26 नंबर पे फेल नहीं करता है। 26 27 नंबर हुए भी तो भी वो 28 खुद ही कर देता है। मतलब ऐसे गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं, बट समझते हो तुम, इतना तो हो जाता है 1 2 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर में, ठीक है। या रीचेकिंग वीचेकिंग में थोड़ा बहुत एका दुक्का नंबर निकल आता है, ठीक है। तो हम तो फिर भी 35 36 पे खेल रहे हैं ना, है ना। सो डोंट वरी, इस पे फोकस करो, इतना इतना पार्ट करो, ठीक है। काम निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो मैं जा रहा हूँ फटाफट से, मुझे यूनिट 2 कंप्लीट करना है। शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, जहां जहां भेजना है जो बोलते हैं भाई, लाइक से सब्सक्राइब करो और भेजो अपने दोस्तों को भी। ज्यादा व्यूज आएंगे तो मोटिवेशन मिलता है, वरना फिर एंड मोमेंट पे बनाना पड़ता है। पहले से बोला होता तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स बनाने के लिए एटलीस्ट 1 1.5 महीने पहले से, तो आई वुड हैव डन बेटर ना। तो कमेंट्स में बताओ यार और क्या क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।